हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 24 मार्च है आज और आज के द हिंदू के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स लेकर के आज फिर मैं हाजिर हूँ। तो आज जो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के खिलाफ किसी स्टेट गवर्नमेंट ने केस दायर कर दिया है। तो फिर देखेंगे क्या है पूरा मुद्दा। कुछ आपके एक दो आर्टिकल्स जो हैं आज न्यूज़ है वो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे कि आज 24 मार्च है जो विश्व ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसके दवाओं के शॉर्टेज से रिलेटेड। तो देखेंगे क्या है पूरा मुद्दा। तो चलिए सबसे पहले बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स के साथ। प्रक्रिया के थ्रू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला हाईलाइट क्या है। ये आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है, बहुत ही चर्चा में चल रहा है। एमएफ स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम्स इन द रेड एज मार्केट ट्रबल। अभी क्या है, जो सेबी की जो प्रमुख हैं माधवीपुरी बूथ जी, उन्होंने बोला था कि ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप जैसी जो टर्म्स है, जो चीज़ें हैं इंडियन इकोनॉमी में, वो क्या है बहुत ही आगे चलने वाले समय में क्राइसिस क्रिएट कर सकती हैं। अभी इनके मामले में कुछ पिछले 10 दिनों से न्यूज़ आ रही है डे बाय डे, तो उसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है ये स्मॉल और मिड कैप। क्योंकि जीएस पेपर 3 में आपको इकोनॉमी से ये क्वेश्चन क्या है बन सकता है, प्रीलिम्स में बनेगा। और आजकल आपने देखा होगा कि जो यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का जो एक तरीका है वो इकोनॉमी में स्पेशली ऐसा हो गया है कि नए नए की टर्म से वो क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत अच्छे से देखेंगे, आई होप आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है Why is DGCA firm on new rest rules of for pilot। और एक और आर्टिकल है एनीमिया के बारे में। तो ये दो एडिटोरियल्स हैं, बहुत ही अच्छे एडिटोरियल्स हैं। अभी DGCA ने क्या किया है, अपने जो पायलट्स हैं उनके लिए कुछ रूल्स में अपने बदलाव किए हैं। साथ के साथ एनीमिया से रिलेटेड एक एडिटोरियल है। भारत में जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। ऑलमोस्ट 53% महिलाएँ जो है इंडिया की वो क्या करती हैं, एनीमिया से कहीं ना कहीं ग्रसित होती हैं। तो उसके बारे में एक एडिटोरियल है, इसको मैं आज हो सकता है तो डिस्कस करूँगी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये दोनों एडिटोरियल आपको डिटेल में पढ़ने चाहिए। जीएस पेपर 3 से रिलेटेड आपके ये आर्टिकल बन सकते हैं। तो चलिए इसको विस्तार में देखेंगे, उसके बाद देख लेते हैं कुछ और। अगला जो हमारा आर्टिकल है एक्टिविट्स राइट्स टू पीएम हाईलाइटेड शॉर्टेज ऑफ वाइटल एंटी टीबी। इसके बारे में मैंने बात की कि आज जो है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड जो एक प्रवक्ता, एक जो व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया है, पीएम मोदी जी को क्या है लेटर लिखा है और उनको ये बताने की कोशिश की है कि जो टीबी से रिलेटेड जो ड्रग है, एंटी टीबी ड्रग जो मिलता है मार्केट में, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। इसका बहुत ही दुष्प्रभाव जो है वो लोगों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ग्रसित हैं इस चीज़ से, उनको क्या है, अगर ड्रग जो नहीं मिल पाएगा, दवाएँ नहीं मिल पाएंगी तो क्या होगा, उनके जो चांसेस ऑफ डेथ है वो बढ़ जाएंगे। तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न का ये इशू है, इसलिए पूरा ये मुद्दा देखेंगे। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो क्या है, केरला मूव सुप्रीम कोर्ट एज प्रेसिडेंट मुर्मू विथ होल्ड असेंट फॉर 4 बिल्स। यही मैं बात कर रही थी कि इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के खिलाफ किसी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या है मामला दर्ज करा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है केरला सरकार के द्वारा। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके बारे में ये बोला गया है कि उन्होंने क्या है 4 ऐसे बिल्स हैं जिसको विथ होल्ड करके रख लिया है, वो उस पर कोई अपना कंसेंट दे ही नहीं रही हैं। तो जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा बहुत ही डिटेल में। अगला जो हमारा हाईलाइट क्या है, सीबीआई कोऑर्डिनेट्स रिटर्न ऑफ 2 इंटरपोल रेड नोटिस सब्जेक्ट्स। देखिए इंटरपोल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करती है, जो व्यवस्था है वो देखती है कानून से संबंधित। और वैसे ही हमारे यहाँ सीबीआई है वो क्या करती है, जो भी दवाओं की तस्करी होती है, चाहे कोई भी इलीगल काम होता है, वो देखने का, इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है। तो जो सीबीआई है और इंटरपोल है हमेशा एक साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और इंटरपोल क्या है, समय समय पर कुछ नोटिस जारी करती है, जैसे कि रेड नोटिस होता है, येलो नोटिस होता है, जो गुमशुदा लोग होते हैं उनके लिए येलो नोटिस होता है, ऑरेंज नोटिस, ऐसे बहुत सारे जो इंटरपोल नोटिस जारी करता है। अभी फिलहाल क्या इशू हुआ है कि इंटरपोल ने रेड नोटिस में 2 लोगों को शामिल किया था, और वो 2 सस्पेक्ट जो है वो एक बेसिकली आतंकवादी हैं। तो उनको अभी सीबीआई ने पकड़ा हुआ है। इसके मामले में सीबीआई ने इंटरपोल से क्या है अभी कोऑर्डिनेट किया है। तो देखेंगे इस पूरे मुद्दे को क्या है, और साथ के साथ हम प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत अच्छे से हर टॉपिक पे आपका रिवीजन भी कराते चलेंगे। तो अभी एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो हमारा मेन फोकस यही होता है कि हम जो भी न्यूज़ चल रहा है उसको तो हम बताएं, साथ के साथ उससे बैकग्राउंड में रिलेटेड जो भी आपसे प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम क्या करें, रिवाइज कराते चले, सो दैट अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपका कहीं से भी छूटे नहीं कोई भी क्वेश्चन।
अगला जो हमारा टॉपिक है, तृणमूल डॉप्स सीबीआई रेट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव। ये भी जो है वो सीबीआई से रिलेटेड ही कुछ मामला है, जो महुआ मोइत्रा जी थी उनसे रिलेटेड कुछ मामला है, जो तमिलनाडु की तृणमूल कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच में टसल वाली चीज़ है। तो पॉलिटिकल इशू है, लेकिन यहाँ पर सीबीआई है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, इन दोनों आर्टिकल को मर्ज करके सीबीआई के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो पीपीटी में ऐड कर दी है। तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। अब ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ है कि 133 किल्ड इन मॉस्को कॉन्सर्ट। देखिए मॉस्को में, रशिया में क्या हुआ है, एक कॉन्सर्ट हॉल में बमबारी हो गई है और आतंकवादी हमला हुआ, जिसकी वजह से लोग लगभग 133 लोगों की जानें चली गई वहाँ पर। 6000 लोगों का कुछ वहाँ पे पूरा कॉन्सर्ट हॉल चल रहा था वहाँ, और ये पूरा मुद्दा हुआ है। तो पहली बार ऐसा हुआ है रशिया में किसी इतने बड़े लेवल पर आतंकवादी हमला हुआ हो। तो क्या है पूरा इशू, इसको अच्छे से विस्तार में देखेंगे। अगला है बीजेपी मेड ब्राइब्स लीगल थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये पॉलिटिकल इशू है। जो कपिल सिब्बल जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, साथ के साथ वो एक अधिवक्ता भी हैं, एक वकील भी हैं, तो उन्होंने बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज़ बीजेपी ने कैसे किया है, ब्राइब लेने के लिए किया है। तो बहुत ही एक पॉलिटिकल सा इशू है, थोड़ा बहुत न्यूज़ में था, फ्रंट पेज पे था, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। कुछ ऐसा खास नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर ली है। तो ये है कि बीजेपी मेड ब्राइब्स लीगल थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इन्होंने बोला है कि एक होता है ना कि जो हफ्ता वसूली की जाती है, तो हफ्ता वसूली तो इलीगल काम होता है, लेकिन बीजेपी ने क्या किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इस तरीके से यूज़ किया है कि एक तरीके से वो इनडायरेक्टली देखा जाए तो हफ्ता वसूली ही है। जैसे समय समय पे न्यूज़ वगैरह आई, अभी फ़िलहाल में आपने देखा कि ईडी की रेड उन लोगों पर पड़ी जिन लोगों को बाद में फिर क्या है, फिर बहुत सारा चंदा देना पड़ा। मतलब जिन कंपनियों के ऊपर ईडी की रेड पड़ी, बाद में उन कंपनियों ने ईडी जो बीजेपी है उसको बहुत सारा चंदा दिया। तो उसी को इन्होंने बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज़ क्या किया है बीजेपी ने, एक तरीके से हफ्ता वसूली के रूप में किया है, ब्राइब लेने के लिए उस पूरे ब्राइब वाले सिस्टम को लीगलाइज कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। ये तो पॉलिटिकल इशू है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने देख लिया। हमारा जो मेन कंसर्न है वो आज का ये है, बड़ा ही ऐतिहासिक सा एक मामला आया है। क्या है, केरला मूव सुप्रीम कोर्ट एज प्रेसिडेंट मुर्मू विथहोल्ड्स असेंट फॉर 4 बिल्स। देखिए क्या टसल चल रहा है। केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ खान जी, उन्होंने क्या किया है, लास्ट 1.5 ईयर से, लगभग 1-1.5 साल से केरला गवर्नमेंट ने लगभग 8 बिल जो है वो पास करने के लिए इनके पास भेजा कि भाई गवर्नर साहब आप असेंट दे दीजिए। स्टेट लेजिस्लेशन में यही होता है, जैसे कि सेंटर पे होता है कि जो विधायिका है आपकी लोकसभा या संसद जो है वो कानून पास कर देती है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, असेंट के लिए जाता है। बिल्कुल वैसा ही जो स्टेट गवर्नमेंट में होता है। स्टेट में क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो बिल वगैरह को गवर्नर के पास भेजते हैं और गवर्नर को उस पर अपना असेंट देना होता है, हस्ताक्षर करना होता है, तब जाके वो बिल पास होता है। तो 1-1.5 साल में, पिछले 1-1.5 सालों में लगभग केरला ने 8 बिल ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या है, गवर्नर को भेजा, लेकिन गवर्नर ने उसमें असेंट नहीं दिया। और वो सारे बिल उन्होंने कहाँ रेफ़र कर दिए, उन्होंने रेफ़र कर दिए अनुच्छेद 201 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के पास। तो क्या है आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201, इसको देखेंगे क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा चलेगी, विस्तार में समझेंगे क्या पूरा मुद्दा है। सबसे पहली बात मैंने ये बताई कि 8 जो बिल थे वो गवर्नर के पास थे, गवर्नर ने उनको भेज दिया प्रेसिडेंट के पास में। अब इसमें क्या हुआ कि एक को तो द्रौपदी मुर्मू जी ने कोर्ट के कहने के बाद में क्या किया, पास किया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बिल्स हैं जिसको खारिज कर दिया गया। और 4 बिल्स अभी केरल गवर्नमेंट के ऐसे हैं जिनको अभी भी उन्होंने विथ होल्ड करके रखा हुआ है द्रौपदी मुर्मू जी ने, और वो उसमें ना तो कुछ बोल रही हैं, ना हाँ बोल रही हैं, ना बोल रही हैं। मतलब एक तरीके से उन्होंने पॉकेट वीटो जैसी चीज़ करके रखी हुई है, वो उस पर एसेंट ही नहीं दे रही है। तो इसको लेकर के जो केरला गवर्नमेंट है वो पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट और बोला है कि द्रौपदी मुर्मू जी का, यानी कि राष्ट्रपति जी का ये जो एक्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, जो भी ये 4 बिल है, ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्र से रिलेटेड मामला हो। जैसे होता है ना कि अगर यूनियन से रिलेटेड कोई मामला हुआ, ऐसा कोई बिल हुआ जिससे कि पूरे देश के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको अगर ये कंसेंट के लिए अपने रखती हैं और उसको पे पास नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं, तब तो एक अलग इशू है। लेकिन जो 4 बिल है वो केरला के गवर्नमेंट से रिलेटेड है, केरला को वो इफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं है कि देश हित की कोई बात हो, तो फिर ये क्यों नहीं दे रही हैं अपना असेंट, क्यों उन्होंने अटका कर रखा हुआ है, ये है पूरा मुद्दा। अब इसका दूसरा प्रोविज़न क्या है कि द्रौपदी मुर्मू जी के पास में ऐसी क्या अथॉरिटी है जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को रोक कर रखा हुआ है। तो क्लियर कट तो संविधान में कहीं पर मेंशन नहीं है कि टाइम लिमिट कहीं पर संविधान में मेंशन नहीं है कि कितने समय में गवर्नर
या कितने समय में जो राष्ट्रपति है उनको किसी बिल पर क्या करना है, अपना एसेंट देना है। तो टाइम लिमिट है नहीं, तय सीमा कुछ है नहीं। इस वजह से क्या हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या है मामला अपने पास रख लिया है, वो उस पर कुछ बोल नहीं रही हैं, कुछ जवाब दे नहीं रही हैं। तो ये पूरा मुद्दा लेकर के केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची। अब देखिए कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति के खिलाफ किसी ने मामला दर्ज कराया हो। तो फिर ये क्या है, अभी चलता रहेगा न्यूज़ में, कॉन्स्टिट्यूशनल इसका पूरा एंगल खंगाला जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी तो फिर ये मुद्दा बहुत चलता रहेगा। फिलहाल इस आर्टिकल से रिलेटेड दो चीज़ें हैं इस पूरे न्यूज़ से रिलेटेड, एक तो है आर्टिकल 200 और एक है आर्टिकल 201। जो अनुच्छेद 200 होता है उसके तहत गवर्नर को ये पावर होती है कि 4 तरीके से वो बिल के साथ में अपना चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनके पास में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या मुख्यमंत्री गवर्नर के पास कोई बिल भेजते हैं तो अनुच्छेद 200 के तहत क्या होता है कि गवर्नर के पास 4 पावर है, या तो वो उसको बिल को पास कर दे, या तो वो बिल को होल्ड करके रख ले, या फिर वो क्या करे, बिल को क्या करें, राष्ट्रपति के लिए भेज दें। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा आर्टिकल 200 के तहत क्या होता है, गवर्नर को पावर होती है, किसी राज्यपाल को ये पावर होती है। और किस अनुच्छेद का प्रयोग करके गवर्नर जो है राष्ट्रपति के लिए भेजते हैं उस मुद्दे को, उस लॉ को, तो आर्टिकल 201, आर्टिकल 201 के तहत गवर्नर क्या करता है, राष्ट्रपति के पास किसी भी अधिनियम जो बिल है उसको भेज देता है। अधिनियम तो बिल पास होने के बाद बनेगा, जो भी बिल ऐसा गवर्नर को लगता है कि इसमें क्या है, राष्ट्रपति को थोड़ी सी अपनी अनुशंसा लेनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, तो आर्टिकल 201 का प्रयोग करते हुए, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 201 के तहत गवर्नर राष्ट्रपति के पास ऐसे बिल को भेज देता है कि आप इस पे देखिए, आप अपना कंसेंट दीजिए। तो ये पूरा मुद्दा है। अब इससे रिलेटेड मामला गया हुआ है फिलहाल कोर्ट में, देखते हैं कि कोर्ट की क्या वर्डिक्ट आती है। दूसरी बात यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कभी कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई चार्जेस लगाए जाए और उनका फिर आगे क्या फर्दर होगा, अगर मान लीजिए कि गलत पाई गई राष्ट्रपति जी, तो इनके ऊपर क्या केस होगा। तो आर्टिकल 361 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि राष्ट्रपति या फिर गवर्नर, ये 2 पद ऐसे हैं जिनके ऊपर में इनके पद के दौरान, जब ये पद पर बैठे हुए हैं उस दौरान इनके ऊपर कोई भी मामला दर्ज है भी तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 361 के तहत क्या है, संरक्षण प्राप्त है राष्ट्रपति महोदय को। तो अब क्या है, अब द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर अगर मामला जो है गलत साबित होता भी है, मान लीजिए अगर उनके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है कि नहीं इन्होंने गलत काम किया है, तो भी क्या होगा, 361 के तहत जब तक वो पद पर है तब तक तो उनके साथ में कुछ भी एलिगेशंस जो हैं वो काम नहीं आएंगे और एलिगेशंस लगे रह जाएंगे, उनके ऊपर कोई भी जो एक्शन है वो नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसमें भी कुछ उसके क्लॉज हैं, जैसे कि ये होता है कि जो भी सिविल मामले होते हैं, अगर सिविल मामलों से रिलेटेड कोई भी चार्ज लगता है राष्ट्रपति के ऊपर, तो ये होता है कि 2 महीने पहले उनको ये बताना होता है कि आपके ऊपर ऐसे हमने चार्जेस लगाए हैं और अब कार्रवाई शुरू होगी। तो 2 महीने पहले क्या होता है, पहले उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जो मामले हैं, वो एंगल्स हैं, वो अभी टाइम के टाइम चलते रहेंगे। जब ये पूरा जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट जब इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए क्या करेगा, इसकी सुनवाई करेगा। चलिए तो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये देखिए, ये पिक जो दिख रही है, इतनी भीड़ दिख रही है, ये आपके जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक से रिलेटेड है। साथ के साथ आपसे पीटी में भी प्रश्न पूछ सकता है। अब ये पूरी भीड़ क्या है, ये क्या चक्कर है कि मैम भीड़ दिखा के कह रही हैं कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो ध्यान से देखिए कि ये गंगा जी का तट है, यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। और ये कौन सा तट है, ये है काशी विश्वनाथ जो बनारस में है, वहाँ पर जो गंगा जी है, गंगा तट है, जो पूरा बनारस के गंगा घाट हैं, वहाँ पर ये पूरा मशान होली मनाई जाती है। तो लगभग 4-5 सालों से ये मसान होली का कॉन्सेप्ट चल रहा है। मशान होली क्या है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि बनारस पे जो 80 घाट हैं उसमें से एक मणिकर्णिका घाट है, जिसके बारे में बोला जाता है कि वहाँ पर दिन भर, हर साल, हर दिन चिताएँ जलती रहती है। उन चिताओं की आग कभी भी नहीं बुझती है। ऐसा एक मान्यता है वहाँ पर कि चिताएं वहाँ पर 24 घंटे जलती रहती हैं। तो उन चिताओं से जो भस्म निकलती है, जो राख निकलती है, उससे ये मसान होली खेली जाती है। तो आपके आर्ट एंड कल्चर वाले जो टॉपिक होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग करके फेस्टिवल्स या कुछ इस तरीके के चीज़ें होती हैं और साथ के साथ उसका स्थान या किस स्टेट में मनाया जाता है ये पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया है। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है और होली आ रही है तो होली से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। कि क्या बोला जा रहा है, राइजिंग फ्रॉम द एसिस, ये बोला जा रहा है कि ये जो मसान होली है
कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे कि BHU के कुछ प्रोफेसर्स हैं और कुछ जो धर्मों के ज्ञाता हैं, वो लोग इसके खिलाफ में बोल रहे हैं कि ऐसा कोई मान्यता हमारे इंडिया में तो नहीं है कि चिता की भस्म से होली खेली जाए, ऐसी कोई भी मान्यता नहीं रही है। तो ये कंट्रोवर्सी कुछ 3-4 दिनों से इसके लिए चल रही है। तो यहाँ से आपके लिए क्या है, प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये मुद्दा कंट्रोवर्शियल है, साथ के साथ में अब ये आपके धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो कई बार ऐसा फेस्टिवल से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो मसान होली का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जो मणिकर्णिका घाट है बनारस में, वहाँ पर क्या होता है, चिताएँ जलती है और उन चिताओं की जो राख होती है उससे जितने भी अघोरी लोग हैं वो क्या करते हैं, होली खेलते हैं। और इसमें सिर्फ अघोरी नहीं, इसमें आंकड़े में बताया गया है, आंकड़ों के द्वारा, कि बहुत सारे युवा इसमें भाग लेते हैं। तो युवाओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये भस्म होली, जिसको मसान होली बोला जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक माइथोलॉजी में चीज़ें हैं कि भगवान जो शिव हैं वो अपनी पत्नी गौरी माँ के साथ में, यानी कि माँ पार्वती के साथ में यहाँ पर गए हुए थे, काशी के इस तट पर गए हुए थे, उन्होंने उनके साथ होली खेली थी जो रंग एकादशी के दिन में। लेकिन जो उनके गण थे, जो भी भूत पिचाश और बाकी नंदी वगैरह थे, उन्होंने बोला कि हमको आपके साथ होली खेलनी है, माता के साथ तो आपने होली खेल ली। तो उन गणों के लिए होली खेलने के लिए, उन गणों के साथ और भूत पिचाश जो भी किन्नर वगैरह जो भी समुदाय हैं जो कि शिव जी को क्या बहुत पूजते हैं, तो उनके साथ शिव जी ने इस घाट पर होली खेली थी। तो ये मान्यता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये मसान होली खेली जाती है। तो देखिए, मसान होली हर साल रंग भरी एकादशी के दिन में मनाई जाती है और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर मनाई जाती है मणिकर्णिका घाट पर। साथ के साथ मणिकर्णिका घाट से ही थोड़ा दूर हट करके हरिश्चंद्र घाट है, तो वहाँ पर ये मनाई जाती है। तो ये क्या है, गुलाल के रूप में इसमें जो राख होती हैं, चिताओं की जो राख होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके का ये पूरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक पूरा न्यूज़ था, इसलिए इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MF स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम इन द रेड एज मार्केट ट्रेम्बल। ये GS पेपर 3 में आपको ये पूरा टॉपिक मिलेगा। GS पेपर 3 में इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है उससे रिलेटेड है। और अभी जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है UPSC का, तो वो क्या करता है, थोड़े से टफर साइड में जाकर के, टफेस्ट साइड में जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये जो पूरा स्मॉल एंड मिड कैप वाला जो सिचुएशन है वो लगभग आपके 10 दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। जो सेबी की चेयरपर्सन है, जो सेबी ये पूरा ये स्टॉक मार्केट वगैरह रेगुलेट करता है इंडिया में, जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी जो है वो पूरा ये मामला देखता है। तो उसकी जो अभी फ़िलहाल में हेड हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है, माधवी पुरी बूच जी। तो इन्होंने बोला है कि हम इसको रेगुलेट करेंगे, स्मॉल एंड मिड कैप है, इसको रेगुलेट करेंगे। अब जब से इन्होंने ये बात बोली है तब से जो है मार्केट में तहलका आ गया है और ये जो पूरा स्मॉल एंड मिड कैप वाला मार्केट है वो थोड़ा थोड़ा अब डिक्रीज़ हो रहा है। अभी तक ये बहुत हाइप पे जा रहा था। तो क्या है पूरा मुद्दा, समझते हैं इसको बहुत ही अच्छे से विस्तार से, क्योंकि इकोनॉमी का टर्म है, कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और स्टेटमेंट वाइज आपके क्वेश्चन पीटी में भी बनते हैं, तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। देखिए क्या होता है, 2 तरीके की कंपनियाँ होती हैं। पहली बात तो कंपनी कैसी होती है, एक तो होती है लिस्टेड कंपनी और दूसरी होती है अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, जो पहले से ही जिनके शेयर्स वगैरह मार्केट में होते हैं और वो कंपनी क्या है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत लिस्टेड कंपनी में आती है। और इन लिस्टेड कंपनियों को क्या होता है, मार्केट से पैसा उठाने का क्या होता है, अधिकार होता है, यानी कि वो मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, इसका परमिशन होता है इन लिस्टेड कंपनियों को। लेकिन एक दूसरी कंपनियां होती है जो कि अनलिस्टेड होती हैं। अनलिस्टेड कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो मार्केट से पैसा नहीं उठा सकती हैं, बिना गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के थ्रू लिस्टेड हुए वो मार्केट से पैसा नहीं उठा सकती। मार्केट से पैसा उठाने का मतलब क्या है कि जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं उनसे वो पैसा नहीं ले सकती है। तो फिर क्या होता है, इन्हीं अनलिस्टेड कंपनियों के लिए ये स्मॉल एंड मिड कैप वाला कॉन्सेप्ट चलता है। अनलिस्टेड कंपनियां क्या करती हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक टर्म होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इकोनॉमी का एक टर्म है। इसमें क्या होता है, इसके थ्रू कोई भी अनलिस्टेड कंपनी पहली बार मार्केट में क्या करती है, अपनी को लिस्टेड कराती है और पहली बार वो क्या करती है, शेयर्स के थ्रू मार्केट से पैसा उठाती है। अपने कंपनी में कुछ शेयर्स को बेच करके उस शेयर्स के ऊपर कुछ प्राइस होती है कि एक शेयर की कीमत मान लीजिए 10 रुपये है, तो कंपनी क्या करती है, अपने कंपनीज के कुछ शेयर्स को बेच करके मार्केट से पैसा उठाती है। जब पहली बार ये पूरा प्रोसेस होता है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ठीक है, पहले ये कंपनियाँ प्राइवेट होती हैं और जब पब्लिक से यानी कि जो जनता है उससे पैसा लेना होता है तो ये
आईपीओ के थ्रू क्या करती हैं, मार्केट में अपने शेयर्स जारी करती हैं और इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और इसके थ्रू ही कंपनी क्या हो जाती है, लिस्टेड हो जाती है, ठीक। अब दूसरी बात यह है कि कई बार लिस्टेड होती भी है, नहीं भी होती है, लेकिन आईपीओ के थ्रू वो क्या करती है, अपने शेयर्स जारी करके मार्केट से पैसा उठाने के लिए वो कैपेबल हो जाती है। अब ये जो अनलिस्टेड कंपनियां होती हैं, इनके साथ ये इशू होता है, या ये कह लीजिए कि जितने भी जो बड़े अमीर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इन अनलिस्टेड कंपनियों में क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। अनलिस्टेड कंपनियों में पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये स्टार्टअप्स हैं, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, और जो स्मॉल एंड मिड कैप वाला पूरा कॉन्सेप्ट है ये इन्हीं अनलिस्टेड कंपनियों के साथ चलता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के समय में एक तरीके से कंसर्न का इशू हो गया है, क्योंकि ये मार्केट इतना हाइप पे जा रहा है और लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। लोग लुभावनवाद की चीज़ों में आ जाते हैं, ज़्यादा वो जब एडवर्टाइजमेंट देते हैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सीधा पैसा लगा देते हैं। इसकी वजह से ये स्मॉल एंड मिड कैप वाला जो मार्केट है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है पिछले 1-2 सालों में, लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत है। रिस्क क्या है कि इनमें जो सबसे पहले जो पैसा लगाते हैं वो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स वाले जो होते हैं वो पैसे होते हैं। अब म्यूचुअल फंड होता है, आपको मालूम होगा कि ये जब इसका एडवर्टाइजमेंट भी आता है तो आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एक रिस्क जोन होता है। यहाँ पर आपको सोच समझ के ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्मॉल एंड मिड कैप जो है एक तरीके का रिस्की मामला है कि कंपनी एकदम से क्या करती है, कंपनी अपने आप को, अपने शेयर्स को दिखाती हैं कि हमारे शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लोग उसमें क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और यहाँ पर शेयर्स खरीद लेते हैं। और इसका क्या दुष्परिणाम होता है कि कंपनियाँ जो ये अनलिस्टेड कंपनियाँ होती हैं वो एक समय में बहुत ग्रो कर रही होती हैं, कुछ मार्केट में ऐसी चीज़ें हो जाती जिसकी वजह से इनका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाता है, शेयर्स की वैल्यू डाउन होता है और ये धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत है इन स्मॉल एंड मिड कैप वाली चीज़ों में। तो इसी के लिए इसको रेगुलेट करने की बात की गई है सेबी के द्वारा। अब ये जो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी है, देखिए पहली बात, ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है, जो बीएसई और एनएसई में लिस्टेड होती है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुछ 50 कंपनियां लिस्टेड हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ 30 कंपनियां लिस्टेड है। तो इसमें क्या होता है, इन 30 कंपनियों को और इन 50 कंपनियों को अपना शेयर्स जारी करने की क्या होती है, अनुमति होती है। लेकिन इनमें जो कंपनियां होती हैं वो बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें लोगों का विश्वास ज़्यादा होता है। और इन कंपनियों में क्या होता है, जो कि रिस्क है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि इन कंपनियों की ग्रोथ एकदम से बढ़ती नहीं है, एकदम से घटती नहीं है, एक स्टेबल वाला मामला चलता है। जैसे कि अडानी, अंबानी, रिलायंस वाली चीज़ हो गई। इन कंपनियों के आप देखेंगे, अडानी की तो पैसे किस्मत ख़राब थी, इस वजह से जो रिपोर्ट आई और उनके शेयर्स एकदम डाउन हो गए। बट आप एक रिलायंस को लेकर के चलिए, रिलायंस क्या है, एक बड़ी कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है और उसके शेयर्स बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव उसमें नहीं होता। एक अच्छा जो है अमाउंट एक टाइम के बाद में यहाँ पर अगर पैसा लगाया जाए तो आपको मिल सकता है। लेकिन ये स्मॉल एंड मिड कैप में क्या होता है, देखिए आजकल किसी को भी इतना इंतज़ार करने की आदत रह नहीं गई है। लोग सोचते हैं कि बस तुरंत पैसा लगाएं और तुरंत हमको उसका क्या है, बेनिफिट मिल जाए। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, इन स्मॉल एंड मिड कैप के थ्रू क्या करते हैं, जो अनलिस्टेड कंपनियाँ होती हैं, जो अभी अभी ग्रो कर रही हैं, उसमें पैसा लगा देती हैं। और ये अनलिस्टेड कंपनियों में जो रेगुलेशन का काम है शेयर्स को लेकर, अभी वो उतने सही से हुआ नहीं है, क्योंकि ये लिस्टेड है नहीं, तो इनके ऊपर रेगुलेशंस भी थोड़ी कम है। साथ के साथ में इनके शेयर्स क्या है, इन्फ्लुएंस करके इनको मार्केट से पैसा उठाना होता है, तो वो क्या करते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा करके अपनी चीज़ों को दिखा देते हैं। जैसे बायजूस वाला केस अभी आपने सुना होगा। बायजूस जब आया तो उसने एकदम से 2-3 सालों में इतनी ज़्यादा क्या करी, तरक्की करी कि वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है ना। और लेकिन अब क्या है, उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है, एकदम धड़ाम से गिरी है वो कंपनी। तो वही एक पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लिंक करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये स्मॉल एंड मिड कैप का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और जो लोग हैं उनका पैसा डूबने की बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो सेबी ने बोला है कि अब इसको रेगुलेट करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और जब से सेबी ने इसको रेगुलेट करने की बात की है, तब से इसका मार्केट थोड़ा सा अप डाउन होने लग गया है। तो ये पूरा मुद्दा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इन डिटेल फिर से हम कभी इसको बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक्टिविस्ट राइट टू पीएम हाईलाइट्स शॉर्टेज ऑफ वाइटल एंटी टीबी ड्रग। ये जो एक्टिविस्ट्स हैं, एक जो
कार्यकर्ता हैं, कहना चाहिए एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने पीएम जी को क्या किया है, बताया है मोदी जी को कि अभी जो एंटी टीबी ड्रग है उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। देखिए इंडिया में हर साल टीबी से लगभग 3 से 3.5 लाख लोगों की डेथ होती है, ये WHO की रिपोर्ट है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 3 से 3.5 लाख लोग हर साल क्या है 3.35 लाख लोग क्या है टीबी की वजह से उनकी डेथ हो रही है। ये WHO की रिपोर्ट है, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। साथ के साथ में ये तो डेथ्स हैं, जो मामले कितने आते हैं हर साल लगभग 2.13 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में मैंने बताया हुआ है कि 10 लाख होते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो लगभग क्या है 20 से 30 लाख लोग हर साल टीबी से ग्रसित हैं इंडिया में, और डेथ उनकी 3 से 3.5 लाख लोगों की डेथ हो जा रही है। अब इस टीबी से जूझने के लिए, इसको ठीक करने के लिए एक एंटी टीबी ड्रग है। एंटी टीबी ड्रग में कुछ 3-4 नाम है जिसको आगे हम देखेंगे। तो इन ड्रग्स की, इन दवाओं की मार्केट में क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। इससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। साथ के साथ इसमें टीबी को ठीक करने के लिए एक डॉट्स स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात की गई है। तो सबसे पहला इशू है कि एंटी टीबी ड्रग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डॉट्स। तो डॉट्स क्या है, डॉट्स जो है वो टीबी को ठीक करने के लिए या उसको ट्रीटमेंट करने की एक स्ट्रेटेजी है। इस डॉट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि डॉट स्ट्रेटजी के थ्रू टीबी के मरीजों को क्या किया जाता है, पहले उनको पता किया जाता है, उनमें देखा जाता है कि उनमें ये सारे क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, फिर उनको क्या किया जाता है डायरेक्ट 1-to-1 उनके साथ में बिल्कुल साथ में बने रह के उनको जल्द से जल्द इस चीज़ से निकालने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए काम किया जाता है। तो डॉट्स ट्रीटमेंट में सबसे एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, ये एंटी ड्रग टीबी होता है। अब किसी मरीज को आपने देख लिया, उसमें क्या बीमारी है, उसके लक्षण वगैरह देख लिए, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए दवाओं की ज़रूरत होगी। तो ये एंटी टीबी ड्रग जो है वो डॉट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी फिलहाल मार्केट में क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि टीबी होता क्यों है। तो टीबी एक जीवाणु से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसका नाम क्या है बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जिस बैक्टीरिया से टीबी होता है, ये आपको साइंस में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पूरा टॉपिक जो है आपके जीएस पेपर 3 में आपके साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताते चलूँ आपको कि कौन से पेपर से ये आपको लिंक करना है। दूसरी बात ये कि आपको पूछा जाता है हेल्थ से रिलेटेड, तो कभी ये बैक्टीरिया का नाम भी पूछ सकता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, इस बैक्टीरिया के द्वारा टीबी होता है, और उसको ठीक करने के लिए जिन एंटी टीबी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उनके नाम क्या क्या हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, एथम्ब्लूटोल, पायराजिनमाइड। ये कुछ 3-4 एंटी टीबी ड्रग है जिनका यूज़ फिलहाल में ट्रीट करने के लिए होता है टीबी के मरीजों को, और इसकी क्या हो गई है, कमी हो गई है। ये एसेंशियल है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जिनके थ्रू भी क्या किया जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है, उसमें क्या है फ्लोरोक्विनोल, एमिग्नोलाइकोसाइड। ये सारी जो दवाएं हैं वो इंजेक्शन की योग्य होती हैं, मतलब इंजेक्ट करके आपको दी जाती हैं। तो ये कुछ दवाएं हैं, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, ऑप्शंस वगैरह में कहीं आए तो आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, एथम्ब्लूटोल, पायराजिनमाइड, ये कुछ टीबी से रिलेटेड दवाएँ हैं। साथ के साथ फ्लोरोक्विनोल और एमिग्नोलाइकोसाइड्स। तो ये टीबी से रिलेटेड कुछ एंटी टीबी ड्रग्स हैं जिनकी अभी मार्केट में शॉर्टेज हो गई है। इसी से रिलेटेड हमारा पूरा आर्टिकल था। मैंने बता दिया कि टीबी के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो टीबी के सिम्टम्स ये होते हैं वही जैसे कोविड के टाइम पे होता था कि सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। और टीबी में ये है कि बहुत लंबे समय तक, लगभग 3 सप्ताह से लेकर के 3 वीक्स से लेकर के अगर 6 महीने तक किसी को लगातार खांसी हो रही है, इट मीन्स कि आपको डॉक्टर से क्या करना चाहिए, डायग्नोस कराने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं टीबी से रिलेटेड, बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि मैंने एक बार कोविड से रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस किया था 3-4 दिन पहले, तो मैंने बताया था कि कोविड तो बाद में आया है। कोविड के टाइम पे ये न्यूज़ चल रही थी कि भारत में सबसे ज़्यादा डेथ टीबी की वजह से होती है। अभी जो डेथ्स हो रही हैं वो तो बहुत नॉमिनल है, इससे ज़्यादा हर साल लोग मरते हैं। लेकिन चूंकि टीबी बहुत लंबे समय से चली आ रही बीमारी है, तो इस पर लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता। और इस साल की थीम क्या रखी गई है, 24 मार्च को जो हमने वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया है, तो उसकी जो थीम रखी गई है, तो इस साल की जो थीम रखी गई है वर्ष 2024 के लिए टीबी की जो थीम रखी गई है विश्व टीबी दिवस पर, वो रखी गई है कि येस वी कैन एंड टीबी।
हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। तो कई बार आपसे थीम्स भी पूछ लिया जाता है और वनडे एग्जाम्स वगैरह में इसके पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो पूरा टीबी से रिलेटेड एक आर्टिकल था, एंटी ड्रग से रिलेटेड, तो इसके क्या चीज़ें हैं उसके बैकग्राउंड में जाकर के हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली। और मैंने जो आंकड़े बताए उस आंकड़ों को आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि लगभग हर साल 20 लाख लोग टीबी के मरीज के रूप में परीक्षण उनका होता है और लगभग 3 से 3.5 लाख लोगों की मृत्यु टीबी की वजह से हो रही है। तो ये पूरा कंसर्न था। अब चलते हैं अगले हमारे न्यूज़ की तरफ। ये मैंने कल डिस्कस किया था इनके बारे में। ये हैं टीएम कृष्णा, जिनके बारे में मैंने बताया था कि इनके खिलाफ जो ह्यूमन राइट्स पैनल बनाया गया है और इन्होंने कुछ रेस जो मोहिनी अट्टम जो डांस नृत्य है वहाँ पर किस तरीके से रंग भेदी कुछ टिप्पणियाँ की थी, इसकी वजह से ये पूरे न्यूज़ में आए थे। और एक और वजह से ये न्यूज़ में आए थे, न्यूज़ में इसलिए आए थे कि अभी फ़िलहाल में इनको कलानिधि अवार्ड दिया गया है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनको क्या किया है, कलानिधि अवार्ड दिया है। तो इसी के खिलाफ पूरा ये मोर्चा चल रहा था कि ये व्यक्ति जो है वो नस्लवादी जो है टिप्पणियां कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को कलानिधि अवार्ड दिया जा रहा है। तो क्या है पूरा मुद्दा, उसको देखेंगे। कलानिधि अवार्ड क्या होता है ये भी देखेंगे, साथ के साथ मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो ये पूरा न्यूज़ है। इनका नाम क्या है, एम कृष्णा, टीएम कृष्णा, और इनको फिलहाल में कलानिधि अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। तो ये आपके लिए एक फैक्ट भी है, वनडे एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कलानिधि अवार्ड किससे रिलेटेड है, म्यूजिक अकेडमी अवार्ड है। ये म्यूजिक अकेडमी जो है संगीत अवार्ड है, कलानिधि अवार्ड, और जो इस साल किसको दिया जा रहा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा टीएम कृष्णा जी को दिया जा रहा है। और इनसे रिलेटेड मामला मैंने कल ही डिस्कस किया था कि इन्होंने कुछ नस्लवादी टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो राज्य का मानवाधिकार आयोग है, उन्होंने इनके खिलाफ कुछ मामला दर्ज कराया है, पैनल बिठाया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जिस मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में इन्होंने बात की थी, इन्होंने बोला था कि कुछ गोरी नस्ल के लोगों को इसमें आना चाहिए, सुंदर लोगों को ये प्रदर्शन करना चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरीके की कोई उन्होंने इंटरव्यू में कुछ बात कही थी, जिसकी वजह से ये पूरा मुद्दा क्या हुआ, बहुत ही इशू आया था। तो हमारे लिए ये इशू इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए मोहिनी अट्टम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्लासिकल डांस में आता है और आपके आर्ट एंड कल्चर में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस प्रश्न में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, तो आपको इस तरीके के प्रश्न मिल जाएंगे। तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य क्या है। शास्त्रीय नृत्य में कुछ भारत में 8 जो है फिलहाल में क्लासिकल डांस फॉर्म है। कहीं कहीं पर आपको 9 मिलेगा, जो कि छाऊ नृत्य है, वो बंगाल का है, लेकिन वो क्या है, अर्ध क्लासिकल, उसको सेमी क्लासिकल बोला जाता है। तो इसलिए आप मेजर लेकर चलिए कि 8 क्लासिकल डांस फॉर्म परफॉर्म होते हैं इंडिया में शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। और इन शास्त्रीय नृत्यों में ये जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम और एक कथकली, ये जो है वो क्या है, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको स्टेट और जो शास्त्रीय नृत्य मैचिंग करने के लिए आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस स्टेट का ये डांस फॉर्म है। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो केरल में परफॉर्म किया जाता है। मोहिनी अट्टम साथ के साथ कथकली, ये जो दो डांस फॉर्म है वो आपके केरला में परफॉर्म किए जाते हैं। और ये जो टीएम कृष्णा है वो बिलोंग कहाँ से करते हैं, तमिलनाडु से। और ये मामला इतना हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि जो तमिलनाडु के सीएम हैं एमके स्टालिन जी, उन्होंने इनके कुछ फेवर में बात कर दी। इन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, इस वजह से इनके डिफेम करने के लिए सारा मामला मुद्दा उठाया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा और कंसर्न का इशू बन गया। अब इसमें ये सारी चीज़ें हैं, पहले हम देख लेते हैं कि भारत में जो कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म होते हैं। तो दक्षिण भारत में जो शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म होते हैं उसमें क्या है, कथकली मैंने बता दिया कि केरल में है। उसके बाद ओडिसी जो है वो ओडिशा में है। मणिपुरी में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर में होता है। उसके बाद मोहिनी अट्टम भी मैंने बताया कहाँ पर होता है, केरला में होता है। आप बताइए, वैसे तो इस पीपीटी में ही मेंशन है, चीटिंग हो जाएगी ये, कि कथक कहाँ पर होता है। तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको आपसे प्रश्न बनते हैं मैच द फॉलोइंग में कि कौन से राज्य का, कौन से स्टेट का कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो कथक जो है वो उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है। साथ के साथ कथकली मोहिनी अट्टम केरला से है, ओडिसी नाम से ही दिख रहा है, उड़ीसा में मणिपुरी नाम से पता चल रहा है। मणिपुर में कुचिपुड़ी कहाँ पर मनाया जाता है, तो कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म है वो आंध्र प्रदेश का है। और एक सत्रिया होता है, सत्रिया असम का क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं। मैंने इसके बारे में बताया कि छाऊ नृत्य को भी कहीं कहीं क्लासिकल डांस माना जाता है, बट वो बंगाल का है, लेकिन बंगाल झारखंड वगैरह में परफॉर्म किया जाता है और उसको सेमी क्लासिकल का दर्जा मिला हुआ है। तो फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट थे क्लासिकल डांस फॉर्म। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, ये तो सबको पता ही होगा। तो ये है पूरा मुद्दा।
अब हम इस आर्टिकल में देखेंगे कि जो कलानिधि अवार्ड के बारे में आपको मैंने बताया था कि जो टी एम कृष्णा जी को जो कलानिधि अवार्ड मिला है, तो कलानिधि अवार्ड क्या होता है, कई बार अवार्ड्स वगैरह से आपसे प्रश्न बनते हैं, तो फैक्चुअल डाटा आज थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं कलानिधि अवार्ड क्या होता है। देखिए, कलानिधि अवार्ड क्या है, इसको मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन देता है कलानिधि अवार्ड, पहले तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा इसको दिया जाता है। कौन से साल में, 1928 से इसकी शुरुआत हुई है और ये कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिया किसके द्वारा जाता है, मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। 1928 में इसकी शुरुआत हुई है और ये क्या है, भारत में कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो कर्नाटक संगीत जो होता है भारत में, उसमें ये उस क्षेत्र में एक सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा, कलानिधि अवार्ड। तो ध्यान में रखिएगा। और ये पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा हर साल दिया जाता है। तो हर साल किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो कला के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ये दिया जाता है। पुरस्कार में क्या है, 100 ग्राम सोने का पदक दिया जाता है और नगद राशि लगभग 1 लाख रुपए की नगद राशि इसमें दी जाती है। तो ये हुआ आपके अवार्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो पूरी न्यूज़ जो थी उसको हमने डिस्कस कर लिया, साथ के साथ में जो उससे इम्पॉर्टेंट जो भी एंगल्स थे, जैसे कि क्लासिकल डांस, कलानिधि अवार्ड, वो सबको हमने देख लिया यहाँ पे। अब कुछ प्रमुख पुरस्कार विजेताओं के बारे में बोला गया है कलानिधि अवार्ड से। तो हमेशा ये ट्रेंड अब हो गया है पास 2-3 सालों से कि थोड़ा सा पीछे जा कर के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको कि MS सुब्बुलक्ष्मी है, प्रसिद्ध गायिका जिन्हें भारत की कोकिला बोला जाता था, उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। साथ के साथ DK पट्टमाल हैं, ये प्रसिद्ध गायिका रह चुकी हैं, कर्नाटक संगीत से ये बिलोंग करती हैं, इनको कर्नाटक संगीत की रानी बोला जाता था, उनको भी यहाँ पर क्या है, कलानिधि अवार्ड मिला हुआ है। तो देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ फैक्ट नहीं बता रही हूँ, उसके साथ एक नहीं 2-2 फैक्ट आपके तैयार हो रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कोकिला किसको बोला जाता है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत की कोकिला बोला जाता है। साथ के साथ में कर्नाटक संगीत की रानी किसे बोला जाता है, तो कर्नाटक संगीत की रानी बोला जाता है DK पट्टमाल जी को। और इन दोनों को ही क्या मिल चुका है, आपका कलानिधि अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद कुछ अन्य नाम है, जैसे कि GN बालाकृष्णन जी, जो कि एक वायलिन वादक रह चुके हैं। साथ के साथ चेन्नई श्रीनिवासन जी, ये प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं। RK श्रीकांतन जी, प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं। तो ये कुछ नाम है जो कि कलानिधि अवार्ड से पहले सम्मानित हो चुके हैं और फिलहाल इस साल जो है 2024 के लिए TM श्री कृष्णा जी को इसके लिए चुना गया है। तो आई होप अब आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और एक अच्छा सा आपके लिए यहाँ से फैक्चुअल डाटा भी मिल गया। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा क्या, अगला टॉपिक CBI और इंटरपोल से रिलेटेड है। CBI कोऑर्डिनेट्स रिटर्न ऑफ 2 इंटरपोल रेड नोटिस सब्जेक्ट्स। इंटरपोल जो है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हाइलाइट्स के समय कि समय समय पर कुछ इसके 6-7 नोटिसेस जारी करती है, जैसे कि रेड नोटिस हुआ, येलो नोटिस हुआ, ऑरेंज नोटिस हुआ, और इनमें सब में अलग अलग चीज़ें मेंशन है। जैसे येलो नोटिस होता है वो गुमशुदा किसी व्यक्ति के लिए होता है कि कोई व्यक्ति गुमशुदा हो जाता है, गुम जाता है और उसको फिर कोई संभावना होती है कि किसी अदर कंट्री में चला गया हो। तो हर इंटरपोल क्या करती है, हर जो अदर कंट्रीज़ में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है और बोलती है कि इस इंसान की रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये आपको कहीं पे भी मिले तो आप हमें सूचित करें। तो उसी तरीके से जो इंटरपोल है उसने रेड नोटिस जारी करके 2 आतंकवादियों को संदिग्ध घोषित किया था और मांग की थी कि जिस भी कंट्री में अगर ये मिल जाए तो कृपया हमें संपर्क किया जाए। तो फिलहाल ये मिले हैं कहाँ पर, इंडिया में ही मिले हैं। मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन टीम है, CBI है, उन्होंने इनको पकड़ा है और फिलहाल कोऑर्डिनेशन चल रहा है इंटरपोल के साथ। तो जो ये पूरा रेड नोटिस क्या होता है, इंटरपोल क्या होता है और CBI क्या है, कब इसकी स्थापना हुई है, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, तो CBI किस कमेटी के थ्रू बनी है, वहाँ उसको किससे पावर मिलती है, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपने प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ क्विक क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि CBI क्या है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि क्राइम से रिलेटेड मामलों को इन्वेस्टिगेट करती है, उसकी जांच करती है। भारत की ये प्रमुख जांच एजेंसी है और आपराधिक मामले देखती है, साथ के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले भी देखती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्रिमिनल मामले देख रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले भी देखती है। साथ के साथ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है NCB, उसके साथ में मिलकर के नशीली दवाओं के तस्करी वगैरह से रिलेटेड भी काम करती है। CBI की
स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1963। तो 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई है। और ये किससे अपने पावर लेती है? तो इनके लिए एक मुद्दा हमेशा रहता है, कंसर्न का इशू यही रहता है कि इनको अलग से कोई पावर दी नहीं गई है। दिल्ली पुलिस का जो एक्ट है, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है, उसके द्वारा उसको क्या मिलता है, सीबीआई को क्या मिलता है, पावर मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कभी आपको परेशान करने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न बन जाए कि सीबीआई के लिए अलग से कोई एक्ट बनाया गया है, तो नहीं, सीबीआई को जो भी चीज़ें हैं, जो भी अधिकार हैं, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है डीएसपीई, उसके द्वारा इनको क्या मिला हुआ है, अधिकार मिले हुए हैं। किस तरीके के मामले देखते हैं? ये भ्रष्टाचार की जांच करते हैं, आर्थिक अपराधों की जांच करते हैं, विशेष अपराधों की जांच करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे देखते हैं। साथ के साथ में केंद्र सरकार और हाई कोर्ट के लिए जो भी मामले उनके द्वारा निर्देशित किए जाते हैं टाइम पे, वो देखते हैं। और इनको शक्तियाँ होती हैं कि पूरे भारत में ये क्या है, कहीं पर भी जा कर के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो गया, वो क्या करते हैं, अपने यहाँ पर उन्होंने सीबीआई के लिए रूल कुछ बना रखा है। कोर्ट में भी गई थी एक बार तो तमिलनाडु की जो तृणमूल गवर्नमेंट है, कि सीबीआई जो है कहीं पर भी अपने पावर का मिसयूज करके आ जाती है और कभी भी इन्वेस्टिगेशन का बोल देती है। इससे हमारी जो स्टेट पुलिस है उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते रहते हैं और ये हमारे राज्य की संप्रभुता के हनन है। जो एक फेडरल सिस्टम होता है, संघीय ढांचा होता है, वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा है इस चीज़ से। तो ये इससे रिलेटेड मामला है। तो सीबीआई की शक्तियाँ क्या है? पूरे भारत में किसी भी मामले की ये जाँच कर सकते हैं, इसका इनको अधिकार है। साथ के साथ किसी भी व्यक्ति को वो गिरफ्तार भी कर सकते हैं, पूछताछ भी कर सकते हैं, साथ के साथ तलाशी वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये सीबीआई से रिलेटेड मामला है, जो कि पूर्व में कुछ बोफोर्स घोटाला हुआ, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, इस तरीके के बड़े बड़े घोटाले को क्या है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। अब सीबीआई के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ देख लेते हैं। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है और भारत में इनकी लगभग 57 शाखाएं वर्तमान में है। तो ये क्या है, सीबीआई से रिलेटेड है मामला। और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं। अब इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से भी प्रश्न बनते हैं। तो इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। इंटरपोल क्या है? जैसे कि किसी कंट्री के लेवल पे कोई जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे कि सीबीआई वगैरह हो गई, वैसे ही जो दूसरे जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका फुल फॉर्म है ये इंटरपोल का। और ये भी वही सारे काम करती है जो किसी देश में कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है। जैसे कि क्राइम से रिलेटेड कोई मामला हुआ, सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला हुआ, तो ये सारी चीज़ों को देखती है। तो इसमें लगभग 195 सदस्य देश हैं। देखिए 195 देशों के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं, उन सब से मिल करके इंटरपोल बना हुआ है और ये सारे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? जो भी क्रिमिनल मामले होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई है। ध्यान रखिएगा। अभी मैंने सीबीआई का कब बताया? सीबीआई का मैंने बताया 1963। आपसे आजकल फैक्चुअल डाटा में ये सब भी पूछा जाता है कि किस सन वगैरह पूछ लिया जाता है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के लियोन शहर में। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। लिंक कर करके पढ़िए, आपको यहीं से आज ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सीबीआई का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के लियोन शहर में है। और ये पूरे मामले यही काम करती है जो कि काम कोई भी देश की एजेंसियाँ करती हैं, सुरक्षा वगैरह से रिलेटेड। तो ये हुआ पूरा मामला। अब मैंने जैसे बताया कि टाइम पे इंटरपोल जो है विभिन्न तरीके के नोटिसेस जारी करती है। तो कौन कौन सी नोटिस जारी करती है? सबसे पहले देखिए यहाँ पर रेड कॉर्नर नोटिस। रेड कॉर्नर नोटिस में क्या होता है? दुनिया भर के किसी वांछित यानी कि वांटेड व्यक्ति की गिरफ्तारी से रिलेटेड होता है। तो अभी हम जो पूरा आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो यही मुद्दा है कि दो जो वांटेड जो लोग हैं इंटरपोल के द्वारा जिनको वांटेड करार दिया गया है वो इंडिया में मिले हैं। इसलिए पूरा हम ये आर्टिकल क्या है डिस्कस कर रहे हैं। अब इसकी वजह से आपका रेड कॉर्नर नोटिस भी क्या है न्यूज़ में आ गया, तो आपसे प्रश्न बनने की संभावना है। तो रेड कॉर्नर नोटिस में वांटेड लोग होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जिनकी तलाश होती है, वैसे लोग होते हैं। एक ब्लू कॉर्नर नोटिस आता है। इसमें क्या होता है? किसी लापता व्यक्ति या शव की पहचान करने के लिए इसको जारी किया जाता है। ठीक है। फिर एक ग्रीन कॉर्नर होता है। ग्रीन कॉर्नर में क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। कोई भी एक व्यक्ति है या कोई वस्तु है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ वगैरह
वगैरह इकट्ठा करनी है तो इंटरपोल क्या करती है, अपने 195 जो सदस्य देश के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करके एक क्या करती है, ग्रीन नोटिस जारी कर देती है कि भाई इस व्यक्ति के बारे में या इस वस्तु के बारे में हमको जानकारी लाकर दीजिए। येलो नोटिस क्या होता है, देखिए ये किसी लापता व्यक्ति का पता लगाने के लिए, तो मैंने कोई ये ना कह दे कि मैडम ने गलत बता दिया, यहाँ पर ब्लू नोटिस में भी लापता की बात कर रही हैं, येलो में भी, येलो में लापता व्यक्ति की बात है, लेकिन जो ब्लू नोटिस है वहाँ पर लापता व्यक्ति या शव की पहचान करने से रिलेटेड ये पूरा मामला है। तो ये येलो नोटिस जो है वो व्यक्ति गुमा है, डेथ हो गई है ये या नहीं इसका पता नहीं है, पर ब्लू कॉर्नर नोटिस में क्या होता है कि शव की पहचान वगैरह से रिलेटेड होता है। कई बार ऐसी डेड बॉडीज़ मिल जाती हैं जिसका क्या है पहचान नहीं हो पाता, आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, तो उससे रिलेटेड ये ब्लू कॉर्नर नोटिस है। साथ के साथ एक ब्लैक कॉर्नर नोटिस है। ब्लैक कॉर्नर नोटिस में क्या होता है, किसी अपराधी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस हुई। अब आपको इसको बार बार एक दो बार रिवाइज कर लेना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और अगर रेड कॉर्नर नोटिस जो है न्यूज़ में आया है तो आपसे प्रश्न बनने की संभावना है। इंटरपोल की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे स्टेटमेंट दे देगा कि इंटरपोल की स्थापना इस डेट को हुई है और उसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। अब आपको पता नहीं है तो आप वहाँ पर सर खुजाते बैठे रहेंगे कि क्या है ये पूरा मुद्दा, और फिर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए जितना भी न्यूज़ है उससे रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड हो सकता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अपने पीपीटी में शामिल करूँ, सो दैट आपको यहाँ पर एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह इस द हिंदू की क्लास से आपको बेनिफिट मिले। तो इंटरपोल की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अब ये पूरा न्यूज़ है वही सीबीआई से रिलेटेड था, हमने देख लिया सारा मामला। सीबीआई की तृणमूल डब सीबीआई रेड्स ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोइत्रा, जो महुआ मोइत्रा जी हैं उनके ऊपर एक एलिगेशंस लगा था कि इन्होंने पैसा लेकर के जो है क्वेश्चन पूछा था पार्लियामेंट में, तो उससे रिलेटेड था। तो सीबीआई ने उनकी प्रॉपर्टी वगैरह जब्त कर ली है, तो उससे रिलेटेड मामला लेकर के तृणमूल कांग्रेस पहुँच गई है गवर्नमेंट के पास में, कोर्ट में। तो ये हुआ पूरा न्यूज़। अब ये बहुत एक इंटरनेशनल इशू है। जीएस पेपर 2 में जब आईआर से रिलेटेड मामला आता है तो इंडियन और रशिया जो संबंध है उससे रिलेटेड ये पूरा मुद्दा है। अभी अटैक तो रशिया में हुआ है, लेकिन हम यहाँ डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ होती है तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है हर देश को। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा केवल रशिया का है। अभी रशिया में ये आतंकवादी हमला हुआ है, उसकी वजह से क्या है, अभी आपको मिलेगा एक दो दिन में न्यूज़ में कि क्या इसका इम्पैक्ट या क्या इसका साइड इफेक्ट होगा। अनाज वगैरह महंगे हो जाएंगे। साथ के साथ रशिया ने ये बोला है कि अगर इसमें यूक्रेन की संलिप्तता पाई गई तो उसके बहुत ही भयानक परिणाम हो सकते हैं, इसलिए हम इसको आईआर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर देख रहे हैं। अभी अगर ये न्यूज़ क्योंकि बहुत बड़ा हुआ है, ये दशकों में रशिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े लेवल पे कोई आतंकवादी हमला हुआ हो, और रशिया यूक्रेन का वॉर अभी चल ही रहा है, तो रशिया को तो कहीं ना कहीं ये शक होगा कि इसमें जो भी यूक्रेन का हाथ हो सकता है। तो इससे रिलेटेड ही पूरा मुद्दा है। क्या है पूरा मुद्दा कि रशिया का एक कॉन्सर्ट हॉल था जहाँ पर कॉन्सर्ट वगैरह होता है, वहाँ लगभग 6000 लोगों की कैपेसिटी है और 6000 लोग कॉन्सर्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसी समय में आईएसआईएस का एक ब्रांच है, जो ये आतंकवादी संगठन है आईएसआईएस, इसकी एक शाखा है ISKS करके है, उसने क्या किया, उनके 3-4 लोग यहाँ पर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पर स्टार्ट कर दी। फायरिंग भी स्टार्ट की, साथ के साथ में शायद उन्होंने ऐसा बोला जा रहा है कि बॉम्ब वगैरह भी फोड़ा, जिसकी वजह से इस कॉन्सर्ट हॉल के पूरे जो छत है उसमें आग लग गई और इसकी वजह से लगभग 133 लोगों की जान चली गई। ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया में इस तरीके का आतंकवादी हमला हुआ हो। रशिया की भी हालत जो है थोड़ी ख़राबी चल रही है, लंबे समय से युद्ध से ग्रसित है वो, और फिर ऐसा मामला हो गया है। तो अभी पुतिन जी ने इसकी पूरी जांच की बात की है, साथ में बोला है, धमकी दी है कि अगर इसमें यूक्रेन का हाथ हुआ तो इसके बहुत ही भयावह परिणाम होंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ इससे आई है कि अभी तो ये अवेयरनेस के लिए है, इसमें टाइम पे अभी चीज़ें आती रहेंगी, फिर इसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देश के ऊपर, अन्य देशों के ऊपर, ये भी न्यूज़ आएगी, उसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। पर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है कि रशिया के खिलाफ हमेशा अमेरिका रहता है, लेकिन अमेरिका की एक एजेंसी है उसने पहले ही बता दिया था कि इस महीने के स्टार्टिंग में ही उन्होंने ऐसा दावा किया है कि हमने बताया हुआ था कि रशिया में कहीं पर इस तरीके से बहुत ही बड़े लेवल पे आतंकवादी हमला हो सकता है। तो ये कुछ पूरा मुद्दा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूएस एजेंसीज हैड कन्फर्म दैट द ग्रुप वॉज
क्या है, पॉसिबल फॉर द अटैक। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक इन्होंने बोला कि ISIS। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ बोला, ISIS ने खुद बोल भी दिया कि हाँ हमारे जो लोग थे भैया अपना काम वाम करके पहुंच गए, मतलब इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ले ली है। और ये पूरा मुद्दा है रशिया से रिलेटेड। तो थोड़ा तो ये था पूरा सेशन आज का। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, हम हमेशा अपना कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक बेटर कंटेंट लेकर आए। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लासमेट गुरु चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।